हेलो क्लास 8th। हम लेसन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे सुधारों पर प्रक्रिया। अंग्रेजी सरकार ये सोचती थी कि भारतीय समाज को सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे हमें असभ्य मानते थे और वे मानते थे कि भारतीयों को यूरोपीय संस्कृति ही सुधार सकती है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। अंग्रेज़ों को यह लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना बहुत ज़रूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दी थी। यह आपको याद रखना है। कब से शुरुआत की थी? 1830 के बाद। यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन है, अभी इस पे निशान लगा देते हैं। अभी 1830 में शुरुआत कर दी थी। ईसाइयों को ज़मीन और संपत्ति जुटाने की खुली छूट। 1850 में एक नया कानून बनाया गया। इसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान कर दिया, यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया और इसको जो अपनाता था उसके लिए कानून में फेरबदल कर दिया। क्या कर दिया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा, अर्थात वो पुरखों की संपत्ति में अपना अधिकार में कोई फर्क नहीं आएगा, वो ले सकता है। अब बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म नष्ट करके उनकी सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ भारतीय ऐसे भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे, जैसे राजा राम मोहन राय और कई भारतीय समाज सुधारक थे जो कि इसमें हमारे आंदोलनों में सती प्रथा पर बदलाव लाना चाहते थे और इसमें सुधार करने की उनकी पूरी इच्छा थी। तो हम देखते हैं यहाँ महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास का कुछ अंश दिया गया है। विष्णु भट्ट और उसके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं। यानी विष्णु भट्ट और उसके चाचा को सिपाहियों ने कह दिया कि आप वापस लौट जाएं, 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था। सिपाहियों ने क्या कहा? अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर पूरी तरह से जोर लगाए हुए है। उन्होंने 84 नियमों की सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू हो गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट आए हैं। तमाम बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, बड़े लोग बड़ी योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। ये विष्णु भट्ट गोडसे और उसके चाचा को सिपाहियों ने बताया था। तो ऐसी कंडीशन हो गई थी। अब आगे देखते हैं। जल्दी ही हर टुकड़ी में उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। 1812 में
उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हो गई। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था। अब ये देखो भी, 1860 में वे सेवा रिटायर्ड हो गए। उन्होंने बगावत, जो किसान लोग और जो दूसरे ग्रामीण थे धार्मिक प्रवृत्ति वाले, वो इस बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद करता था, लेकिन उसका बेटा विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने मार डाला। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिसका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। तो सीताराम पांडे ने क्या क्या लिखा था वो इस प्रकार है। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर एक गहरा अविश्वास बढ़ गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नबज जानने के लिए पूरे भारत में भेजा। अवध का नवाब और दिल्ली बादशाह के जो कुछ खास आदमी थे, उनको सेना की राय जानने के लिए पूरे भारत में भेजा गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसा दिया। जिन लोगों को सेना की नब्ज़ टटोलने के लिए पूरे भारत में भेजा गया था, उन्होंने ही बगावत को और उकसा दिया। 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को मालिकों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करेंगे तो इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। तो ये यहाँ पर विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। तो विद्रोह की शुरुआत थी। अब यहाँ से आगे संयोग से अचानक एकदम से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल करने का इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। यानी नई राइफल आई थी कोई, और वो कैसे चलानी है, उसका कैसे यूज करना है, उसको बताने के लिए सिपाहियों को अलग अलग छावनियों में भेज दिया। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया, यानी ट्रेनिंग दी कैसे बंदूक चलाई जाती है। इस दौरान न जाने कहाँ से खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता है। ये अफवाह फैल गई या ये खबर जो है सिपाहियों तक पहुंच गई कैसे न कैसे करके। हमारी रेजिमेंट के लोग, कौन बता रहा था ये भी, सीताराम पांडे बता रहा है ये सारी घटना, जिसके सामने खुद उसी का लड़का अंग्रेजी सिपाहियों ने मार दिया था। तो वो इस सारी कहानी को बता रहा है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल हो गया, गुस्से का माहौल बन गया। यानी ये खबर हमने सभी जगह पहुंचा दी। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। यानी कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि 40-50 साल की, कम से कम 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया, कभी कुछ भी नहीं किया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने यह फौरन कहानी गढ़ दी कि अंग्रेजी सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि इन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी उन्हें जो भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप ख़त्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर जाने की हिदायत दे दी। तो ये सीताराम पांडे ने लिखी थी ये सारी की सारी कहानी। तो कैसे उस दौरान विद्रोह की चिंगारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैली, तो आपको याद रखना है
सीताराम ने 1861 में लिखी थी अवधि में। एक अंग्रेज अधिकारी नॉरगेट ने इसका अनुवाद किया था इंग्लिश में, और 1812 में ये बंगाल आर्मी में भर्ती हुए थे, 1860 में रिटायर्ड हुए थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।